नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का नंदन आईएएस में पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी आईएएस की पुलिस परीक्षा जो आपको 25 मई 2025 को आयोजित होगा, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और इसी के तहत हम आपको ये कंटेंट दे रहे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। और आपका जो जलवायु चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन जाते हैं। ये जलवायु है, हम इससे जलवायु के बारे में जानेंगे और हम मौसम के बारे में जानेंगे। एक कहावत भी कहते हैं, बसंत मौसम पतझड़ बहार, एक वर्ष में मौसम चार। एक वर्ष में मौसम चार होते वो तो हम बताएंगे, लेकिन हम आपको पांचवा मौसम बताएंगे बाद में। तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल का जो भी लिंक है आप अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे जो भी दोस्त अगर कहीं हो तो वो इससे जुड़ सके और इस मेन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जुड़ सकें, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो फिर आपको ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आएगी। ये मेन मेन टॉपिक है ज्योग्राफी का, आपका जलवायु वाला। तो जलवायु क्या होती है ना। क्या हम मौसम को ही जलवायु बोल देते हैं? जो जलवायु है, क्या हम जो जलवायु में हम मौसम संभाल लेते हैं, या फिर हम मौसम को ही जलवायु बोल देते हैं? क्या हमारे देश की जलवायु एक है, क्या अनेक है? हमारे देश में पाए जाने वाले मौसम कौन कौन से हैं? हमारा उससे क्या इंपॉर्टेंस है? क्या विश्व में जो जलवायु जलवायु है क्या अलग अलग पाई जाती है? क्या मौसम अलग अलग पाए जाते हैं? इन सभी चीजों को हम जानेंगे जलवायु के चैप्टर में, जो आपके क्लास 9th की ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 4 है। इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ सकें और आपकी यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम जो 25 में 2025 को आयोजित होगा, उसके लिए अब जो अपना मेन कंटेंट है वो बटोर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु, देखिए हमने इसी क्लास 9th की एनसीईआरटी में 2 अध्यायों में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? कि देश की स्थलाकृतियां एवं अफवाह के बारे में। देश की स्थलाकृतियां क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, है ना, द्वीप समूह, तटीय क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ चुके हम। अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया हमने इससे पहली क्लास में। नदियां, कौन सी नदी कहां से निकलती है ना, उसका मुहाना कहां पर है, कैसा डेल्टा बनाती है, नदी तंत्र क्या होता है, द्रोणीवेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व तो यही है। अगर हम किसी क्षेत्र की जो भी हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम जब समझेंगे तो उसको समझने के लिए हमारे 2 तत्व तो यही है भाई। क्या? पृथ्वी का जो भारत देश है ना, हमारे भारत देश है, उसकी जो भी भूआकृति है, स्थलाकृतियां हैं, वो हमारा क्या है? प्राकृतिक तत्व है। और जो हमारा इसमें जो भी जो नदी है क्या है? वो भी प्राकृतिक तत्व है। इसे नदी को किसी मनुष्य ने तो बनाया नहीं है, पर्वत पठार को किसी मनुष्य ने तो बनाया नहीं है। ये क्या है? प्राकृतिक तत्व है, किसी पर्यावरण को समझने के लिए। अब आप देखिए कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय अवस्था क्या ये किसी मानव ने बनाई है? नहीं। कैसा ये प्राकृतिक है। तो इन चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए, तो हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दिसंबर का महीना आता है, ठंड होती है, हम उस समय ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें ठंड लगती है। मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहां गर्मी पड़ती है ना। या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। जब आप भारत की जलवायु का अध्ययन कर लेंगे तब आप इन चीजों के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। मैंने क्या कहा? ये आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी यूपीएससी के लिए उपयोगी भी है। अगर आप इस टॉपिक को मिस कर देते हैं तो आप समझिए कि अपना मेन जो पोर्शन होता है ना, ये जलवायु वाला, ये मिस कर दिया। जो बच्चे इस टॉपिक को समझ लेते हैं ना, तो उसके लिए ज्योग्राफी आसान बन जाती है। देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, एक कोई विशाल क्षेत्र है, आपका भारत देश है, कैसा है? एक विशाल क्षेत्र है। तो इस विशाल क्षेत्र में एक लंबे समय अवधि, मतलब एक लंबे समय की अवधि है ना, समय अवधि 30 वर्ष से अधिक का समय मान लीजिए आप। तो लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं, जैसे मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम की जो अवस्था है
मौसम की अवस्थाएं और मौसम की विविधताएं और स्थलाकृतियां, ये क्या है, आपकी जलवायु को निर्माण करती है। कहते हैं ना आपकी जलवायु कैसी है, जल डिपेंड करती है जलवायु, है ना। किसी स्थान पर अगर किसी जीव का पाए जाना, कोई जीव बड़ा होता है कोई छोटा होता है, क्या है, जलवायु डिपेंड करती है। कोई व्यक्ति गोरा है ना, सामरा है, कद लंबा है, छोटा है, क्या है, वहां की जलवायु डिपेंड करती है। तो वही क्या है, जलवायु है। तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या करता है, मौसम किसी एक विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था बताता है कि वायुमंडल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एक विशेष समय में। मतलब एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है यार। जैसे आप देखेंगे, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो सुबह ठंडा महसूस होता है, जैसे जैसे रोशनी, जैसे सूर्य निकलता आता है ना, तो गर्मी लगती है, और मालूम पड़ा कि शाम तक आंधी तूफान आ गया, मालूम पड़ा कि वर्षा भी हो गई। तो क्या हो रहा है, ये मौसम का चेंज हो रहा है, मौसम में चेंजेस हो रहे हैं ये। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। क्या है, ये आपके जलवायु के तत्व हैं। क्या है, आपका तापमान हो गया जलवायु का तत्व, आपका वायुमंडल हो गया, दाब हो, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये क्या है, ये इसके तत्व हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदल जाती है। मतलब एक ही दिन में कई बार मौसम चेंज हो जाता है ना। गर्मी, है ना, सहनीय मौसम, असहनीय मौसम, सर्दी, है ना, सर्दी छोड़िए, गर्मी, है ना, बारिश, तूफान, ये एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे आपने गर्मी में देखा है कि एक एक हफ्ते तक आंधी चलती रहती है, तूफान चलते रहते हैं, बारिश होती रहती है ना, एक एक हफ्ते, एक महीने तक। तो इनकी जो भी अवस्था है वो एक लगभग एक समान रहती है, एक एक महीने, एक एक सप्ताह तक। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत। दिन, जैसे आप दिन देखेंगे ठंडे होंगे या फिर हवादार होंगे या फिर शांत होंगे, या आसमान बादलों से घिरा रहा होगा उस दिन, या साफ मौसम होगा, तथा या आर्द्र या शुष्क हो सकता है वो दिन। तो ये महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें इसको विभाजित किया जा सकता है। किसके आधार पर, महीनों के औसत वायुमंडल अवस्था के आधार पर। तभी तो ये क्या हो गया, शीत ऋतु, देखिए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, क्या हो गया, आपके वो आपका वो वर्षा ऋतु हो गई। वो ठंड 2-2 3 महीने पड़ रही है, क्या हो गया, आपकी वो शीत ऋतु हो गई। गर्मी 3-3 महीने पड़ रही है, 4-4 महीने पड़ रही है, क्या हो गया, आपकी ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ये महीनों के औसत वायुमंडल अवस्था के आधार पर ही वर्षा को ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु या वर्षा ऋतु के आधार पर बांटा गया है। तो बस बेसिक बातें हमको हमको समझनी है, बेसिक बातें, कॉन्सेप्ट समझना है बस। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व को अब देखेंगे अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, आप जम्मू कश्मीर का जलवायु देख लीजिए, आप अपने उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप राजस्थान का देख लीजिए, आप गुजरात का देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल को देखिए। क्या है, ये विश्व को, इसको भारत के जो भारत के जो भी राज्य हैं, इनको अलग अलग उसमें अलग अलग ऋतु में बांटा गया है, अलग अलग जलवायु बांटा गया है। और विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आप देखिए, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, विश्व को आप देखिए, आप भारत की जलवायु देख लीजिए, आप चीन की जलवायु देख लीजिए, आप यूरोप की जलवायु देख लीजिए, है ना, आपका यूरोप हो गया, आपका रूस हो गया, कनाडा हो गया, ये जलवायु कैसी ठंडी है ना। और क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमने विश्व की जलवायु को देख लिया, है ना। अब हम भारत की जलवायु देखते हैं। देखिए देखिए, क्या आप जानते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो जो आपका मानसून है वो क्या है, अरबी शब्द। आपका मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे, अरबी शब्द, यानी अरबी शब्द के मौसम से हुई है। तो आपका मौसम कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम। क्या है, मौसम। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। यह बात आपको समझ में आई होगी। भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। यह आप चाहो तो इस बात को नोट कर सकते हैं।
अगर आपको पूछेगी तो आप भूल गए, साथ आपको ना बता पाए, है ना, तो ऐसी बात आप लिख लीजिए। तो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः, एशिया में इस प्रकार की जलवायु, मानसूनी जलवायु एशिया में मुख्यतः कहाँ मिलती है? एशिया में, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। एशिया में मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, मतलब उसमें आपका भारत भी हो गया, है ना, आपका इंडोनेशिया भी हो गया। तो सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। मतलब क्या कह रहे हैं ये सामान्य प्रतिरूप, मतलब प्रतिरूप सामान्य है, लेकिन सामान्य प्रतिरूप होते हुए भी, मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि एशिया की जलवायु समान होते हुए भी, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पूर्व एशिया की जलवायु समान होते हुए भी, उसमें समान प्रतिरूप होते हुए भी, लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। मतलब प्रदेश की जलवायु अलग अलग है, ये होते हुए भी। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षा को लेकर देखें। तापमान को और वर्षण को लेकर हम इस बात को हम समझेंगे, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है? अब देखिए, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान के तापमान में देखिए, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान के वर्षा के अंतर को देखिए, इनमें भिन्नता है। अब देखिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बताइए साहब, राजस्थान के जो मरुस्थल, जो कुछ स्थान है मरुस्थल के, उनका तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देखिए, एक ही देश में अलग अलग राज्यों का तापमान देख लीजिए। जलवायु प्रतिरूपता समान है, ठीक है, लेकिन भौगोलिक भिन्नताओं में जलवायु अलग अलग है आपके देश में। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो द्रास जगह है ना, द्रास, इसका तापमान सर्दियों में आप देखेंगे -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि आप तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। देख रहे हैं आप तापमान में अंतर एक ही जगह पर, मतलब एक ही देश में। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है? कुछ क्षेत्र आप देखेंगे उनमें रात में और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कितना? 50। जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और दूसरी ओर आप देखेंगे केरल में या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो वहां पर तापमान अंतर कम है, या तापमान अंतर अधिक है ना। आपके जो थार के मरुस्थल में क्या है, तापमान का अंतर अधिक है, और आपके जो भी आपका केरल हो गया, आपका अंडमान एवं निकोबार हो गया, इनका तापमान का अंतर कैसा है? समान है, कम है। ये बात उन्होंने कही है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें कि वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, अब हम देखते हैं वर्षण है ना, वर्षा। तब वर्षण को देखेंगे, अब वर्षण की ओर हम ध्यान देंगे तो वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं आप देखेंगे, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। वर्षा में देखते हैं आपके जो भी पूर्वी राज्य हैं, है ना, उनमें वर्षा अधिक होती है, वहां से वर्षा होती होती जाएगी आपके पश्चिमी राज्य तक जाएगी, राजस्थान तक जाएगी, देखिए वर्षा कम हो जाती है, होती नहीं, बहुत ही कम होती है, शुष्क अवस्था पाई जाती है। तो क्या है, ये अंतर है वर्षण में। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। अब हिमालय में देखेंगे वहां पर वर्षा हिम यानी बर्फ के रूप में अधिक मात्रा में होती है, तथा देश के आगे देखेंगे हम तो देश के शेष भाग में यह वर्षा, देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता आप देखेंगे, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब देखिए वार्षिक वर्षा का अंतर देख लीजिए, है ना। अब वही वर्षा आप मेघालय में आप देखेंगे 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि भौगोलिक स्थिति है उसकी। और वही वर्षा आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में आप 10 सेंटीमीटर तक होती है, उससे भी कम हो जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। देश के जो अधिकतर भाग हैं जून से लेके सितंबर तक वर्षा होती है। अब देखिए, लेकिन कुछ क्षेत्र देखिए,
लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में होती है। जैसे आप तमिलनाडु का तट देखेंगे ना, तमिलनाडु, हमने आपसे कहा, क्या कहा कि आप अपने पास एक मैप रखिए, मैप रखिए, एड्रेस रखिए। अब आपको पता होगा तमिलनाडु कहाँ है, आपको समझना आसान होगा। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में होती है और सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं उनका जो तापमान जो अंतर होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? एक तो विषुवत रेखा के समान पास है, दूसरा क्या है कि वहां के आसपास क्या समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है ना। तो इस वजह से वहां का जो तटीय क्षेत्र है उसका तापमान में जो अंतर है वो कम होता है। और देश के जो आंतरिक भागों में आप देखेंगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो इनमें जो आप देखेंगे आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। मतलब इसमें मौसम का अंतर अधिक होगा, ऋतुओं में अंतर अधिक मिलेगा आपको, है ना। ठंड में अधिक ठंड लगेगी, गर्मी में अधिक गर्मी लगेगी। पर लेकिन जो तटीय क्षेत्र है उनमें ऐसा नहीं होता, है ना। तो क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सागर के पास में है तटीय क्षेत्र, और विषुवत रेखा के पास में है। लेकिन आपका बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, आपके दिल्ली हो गई, ये आपके कैसे हैं? ये आंतरिक प्रदेश है, इसलिए वहां पर तापमान में अंतर अधिक होता है। वर्षा में भी आपको अंतर मालूम पड़ेगा, यही वजह है। तो उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब देखिए उत्तरी मैदान में जब आप जाएंगे तो वर्षा की मात्रा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब अब देखिए जैसे ये है, मैं जगह नहीं है, मैं बता रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, देखिए है ना। देखिए जैसे ये आपका भारत है ना, ये आपका क्या है, पूर्व साइड, है ना, ये पूर्व है। अब यहां से वर्षा होगी, यहां से मानसून मानसून बनेंगे, चक्रवात बनेंगे, अपने साथ वाष्प लेके जाएंगे, तो यहाँ वर्षा कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, यहाँ तक जाते जाते पानी कम होता जाएगा और लास्ट में बारिश कम होती है। तो वही तो बात उन्होंने कही है कि पश्चिम की ओर घटती जाती, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा ये घटती जाती है, और ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं। मतलब इसके अनुसार क्या देखते हैं, ये जो वर्षा वाली जो विविधता है ना, ये लोगों के जीवन में भी डाइवर्सिटी ला देती है। खेती में अंतर देख लीजिए, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में अंतर देख लीजिए, पशुओं में अंतर देख लीजिए, उनके कलर में अंतर देख लीजिए। क्या जलवायु तो है। जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में भी दिखती है, क्या विविधता। उनके भोजन में अंतर दिखेगा, उनके वस्त्रों में अंतर दिखेगा। भाई जहाँ गर्मी पड़ रही है तो वो गर्मी जैसे ही तो वस्त्र पहनेंगे। अब जहाँ गर्मी है, जहाँ शुष्क, तो वहाँ किस तरह की फसल होती है, तो उनके भोजन में भी उसी तरह से अंतर होगा, है ना। उनके घर भी उसी तरह के बनेंगे तो उन्हें गर्मी कम लगे। तो ये विविधता इसके अनुसार ही चेंज हो जाती है, वर्षा के अनुसार, जलवायु के अनुसार, है ना। ज्ञात कीजिए राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। ये थोड़ा आपके लिए, आप उसे देखिए, है ना। आगे हम देखते हैं जलवायु नियंत्रण, आप देखेंगे ना, जलवायु भी नियंत्रण। देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कोई जलवायु है, जलवायु नियंत्रित इन्हीं से होती है, प्रभावित भी इन्हीं से होती है, ये मानिए। देखिए तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन से कारक हैं? आप अक्षांश देख लीजिए, अक्षांश देख लीजिए। जैसे ये ग्लोब है आपका, आप इसे देखिए ध्यान से। आपकी विषुवत रेखा है, आपके विषुवत रेखा और आपके जो ऊपर कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बीच में सूर्य चमकता है। क्या अक्षांश है? यहाँ सूर्य जब सीधा चमकेगा यहाँ पर, तो सूर्य की किरण सीधे पड़ेंगी, यहाँ गर्मी अधिक होगी। इसके आप उत्तर में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, सूर्य की किरण तिरछी होती है, तिरछी किरणें होती है, तो वहां पर तापमान कम होगा। तो क्या करता है ये जलवायु को नियंत्रित करता है, ये अक्षांश, है ना। तुंगता, ऊंचाई देखिए। और आपको हमने पहले बताया है कि जैसे हम 1000 मीटर ऊंचा बढ़ते हैं, या हम 165 मीटर ऊंचा बढ़ते हैं, तो हमारी जो क्या बोलते हैं उसकी तापमान होता है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तापमान। तो क्या करता है ये, हमारे
ऊंचाई से भी जो जो उसका जो जलवायु है उसको नियंत्रित करता है भाई। अक्षांश और ये आपका ये ऊंचाई ये जलवायु को प्रभावित करता है। आपका वायुदाब देख लीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब में अंतर कम होता जाएगा। अब देखिए किसी भी जगह का तापमान अधिक है तो वहां पर वायुदाब भी कैसा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, इसलिए वहां का तापमान कम होगा। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। ध्यान रखिए कि एक भाग आपका समुद्र का भाग है, एक भाग आपका स्थलीय भाग है। तो समुद्री भाग की अपेक्षा आपका स्थलीय भाग अधिक जल्दी गर्म होगा और अधिक जल्दी ठंडा होगा। यही वजह है, आप देखिए कि आपके चेन्नई देख लीजिए, आपका मुंबई देख लीजिए, वहां का तापमान कैसा बना रहता है, समान बना रहता है। तो क्या करता है, ये जलवायु प्रभावित करता है। पवन तंत्र देख लीजिए आप, पवनें किसी स्थान के जलवायु में अंतर ला देती है। भाई कहीं मौसम गर्म है, पवन बह रही है, तो उसके तापमान में कुछ अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा। समुद्र से दूरी आप देखेंगे, जैसे जैसे समुद्र से दूर की तरफ बढ़ते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो उसके तापमान में अंतर आता है। अब अभी देख लीजिए जो तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र है, वहां का तापमान देखेंगे समान लगता है। जैसे आप आंतरिक भाग में बढ़ेंगे, आंतरिक भाग में जाएंगे, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, आप यूपी में जाएंगे, तो वहां पर जो वर्षा उनका तापमान अधिक महसूस होता है, अंतर अधिक मालूम पड़ता है। सर्दी में सर्दी अधिक लगेगी आपको, गर्मी में आपको गर्मी अधिक लगेगी। क्यों क्यों लगेगी? क्योंकि भैया ये महासागर से दूर है। आपका उत्तर प्रदेश, आपका यूपी, आपका ये बिहार, आपका ये दिल्ली, आपका हरियाणा, है ना। इस वजह से महासागरीय धारा आप देखेंगे, है ना, महासागरीय धाराएं हमने महासागरीय धाराएं आपको पढ़ा दी है। कनारी जल धारा हो गई, है ना, दक्षिणी विशुद्ध रेखी जल धारा हो गई, बेनेजुला जल धारा हो गई। ये क्या करती हैं, ये जो तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर ला देती है। गर्म जल धारा अगर जहां प्रवाहित होगी, वहां के जो गर्म जल है उसको गर्म करेगी और वो जल बाष्प बनेगा, बाष्प बन करके जो आसपास का क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र, वहां बारिश होगी, वहां पर वर्षा कराएगी। तो ये सारी चीजें आपके जलवायु को नियंत्रित करने का काम करती हैं। आपका उच्चावच लक्षण आप देखिए, ये जो 6 तत्व है ना, ये बताए गए, ये आपकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको एक ही शब्द में हर चीज को डिफाइन कर दिया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने तो बता दिया आपको, है ना। अब जो बात लेके हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। कैसी? अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे आपकी ये कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में आपकी भूमध्य रेखा, इनमें सूर्य की किरण अधिक पड़ती है। आप उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, है ना, 66.5 डिग्री का जो भी कोण बनता है, अक्षांश रेखा है, वहां आप देखेंगे तापमान कैसा रहता है ना। तो ये सारी क्या चीज क्या करती हैं, ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो आपकी पृथ्वी जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा बीच में अधिक पड़ता है। लेकिन जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान में अंतर आता जाता है ना, मतलब तापमान कम होता जाता है। ये बात आपको बता दी है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो देखिए, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। क्यों घट जाता है भैया? क्योंकि हमने आपको भी बताया कि जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ उड़ेंगे या जाएंगे ऊपर, तो क्या करेंगे, क्या देखते हैं कि पृथ्वी के तापमान में अंतर पाया जाता है। वायुमंडल में जो तापमान होता है ना, उसमें अंतर पाया जाता है। 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। ये तापमान कम होगा। लेकिन जैसे पृथ्वी से अब हवा ऊपर की उठती है ना, ऊपर की जाती है, तो वायु विरल होती जाती है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, सघनता कम होती है, मतलब वायु मतलब विरलता जो होती है वो हो जाती है। सघनता मतलब इकट्ठी होना, विरलता मतलब फैल जाना। सघनता कम होना मतलब विरल होना, है ना। तो सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। आप पहाड़ी जो इलाका देखे ना, देखते हैं, इसी वजह से वो गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। क्यों? तापमान कम होता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र
वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। अक्षांश रेखा है ना, वहां पर अक्षांश कैसा है उसका और उसकी ऊंचाई उस पर डिपेंड करती है। कैसे करती है भाई? जहां सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा वहां तापमान अधिक होगा, वहां लो प्रेशर बनेगा। और जहां तापमान कम है, जहां सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है, वहां तापमान अधिक, वहां तापमान कम है तो वहां हाई प्रेशर बनेगा। और आपको पता है आपकी जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। जानते हैं वाली बात, हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? इस प्रकार ये जो तापमान एवं वर्षा वितरण को क्या करता है? ये प्रभावित करता है और समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है ना। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर जो जलवायु है उसका प्रभाव समान रहता है। आपको गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडी के मौसम में ठंडी ज्यादा नहीं लगती, समान रहती है। लेकिन ये जब आप ये समुद्र से दूर बढ़ते जाते हैं ना, समुद्र किनारे से, उसका प्रभाव आपको अधिक दिखता है। यही बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है। तो हर बात को उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, बस थोड़ा हमें आपको समझाना आपको, है ना। और आप समझेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है और आपके यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बन गए हैं और हो सकता है आपके 25 की जो एग्जाम होगी यहाँ से फिर बन जाए। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए और आप जैसे पढ़ लेंगे तो आगे और भी आपकी क्लासें होगी ज्योग्राफी की, वो आपको समझ में आएंगी। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इससे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। मतलब जो भी लोग हैं ना, विषम जो मौसमी अवस्था को इसको महसूस करते हैं आंतरिक भागों में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके बिहार में, आपके यूपी में, आपके हरियाणा में, आपके पंजाब में, है ना। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो भी महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागरीय धाराएं जब समुद्र से तट की ओर जब चलती है ना, तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को ये क्या करती है? प्रभावित कर देती है। जो तटीय क्षेत्र जो भी जलवायु है उसको इफेक्ट कर देती है, मतलब प्रभावित कर देती है। अब देखिए उदाहरण के लिए आप देखेंगे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। सब बता दिया उन्होंने, है ना। अगर आप देखेंगे जैसे कोई तट है ना, कोई तटीय क्षेत्र है जहां पर गर्म या ठंडी जलधारा बह रही है ना, बह रही हो ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर है, वायु की दिशा अगर समुद्र से तट की ओर है तो वह जो ठंडी जलधारा है वहां के तट का जो तट का तापमान ठंडा कर देगी। गर्म जलधारा है तो वायु के माध्यम से वो हवा जो धारा उधर जाएगी तो वहां का तापमान गर्म हो जाएगा। उस जलधारा का क्या होगा? फिर बाष्प बनेगा, पानी बरसेगा फिर वो। तो साफ साफ तो उसमें लिख दिया है हर चीज। अब देखिए तब वो तट गर्म या ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ज्ञात कीजिए, ये तो आपके लिए ज्ञात करना है। आगे देखिए, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम किसी, देखिए उच्चावच है ना, जब किसी स्थान की जलवायु को हम निर्धारित करते हैं तो निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कैसे होती है? देखिए, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ऊंचे पर्वत आप देखेंगे, आपका हिमालय पर्वत हो गया, आपका हिमालय पर्वत ऊंचा है ना, तो ये पर्वत आपका देखेंगे ठंडी एवं गर्म वायु को अवरोध करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु को रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का भी कारण बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखिए, जैसे आपका ये भारत देश है ना, ये आपका भारत देश है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, ये क्या है? पूर्वोत्तर राज्य भारत के। या पहाड़ी भी है, हिमालय पर्वत की पहाड़ियां भी यहाँ पर। अब सपोज कीजिए आपका यहाँ अरब सागर से मानसून बना और आपको यह भी पता है कि हमारी पृथ्वी पर कोरिलस बल लगता है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। देखिए हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब आपको पता है कि पृथ्वी घूमने से इसमें कोरिलस बल लगता है और कोरिलस बल का काम ये होता है कि जो भी किसी वायु की गति होती है उसमें दिशा को चेंज कर देता है।
किसी वस्तु की या किसी वायु की गति की या किसी भी चीज को ये क्या कर देता है, उसकी गति में उसमें स्थिति में चेंज कर देता है। अब मान चलो ये ऊपरी तरफ बह रही है उत्तरी तरफ, अब इसमें लगा कोरियलिस बल, तो ये दक्षिण की दिशा में उड़ जाएगी, मतलब ये बाएं मतलब दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी, दाएं हाथ की तरफ घड़ी की सुई की दिशा की तरफ मुड़ जाएगी ये। तो वही तो इसमें कहा गया है, देखिए देखिए, अब ये यहां से जा रहे हैं ये, है ना, अब इसको जाना चाहिए ऐसे, इसको जो मानसून बनेगा इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऊपर की ओर उत्तर की तरफ, लेकिन नहीं, ये जा रहे हैं ऐसे, ऐसे गए करके, अब ऐसे पहुंचे, ऐसे क्या मुड़ गए ये दाईं ओर मुड़ गए। क्यों मुड़ गए? क्योंकि उस पर लग रहा कोरियलिस बल। दाईं ओर मुड़ करके यहां पर जब टकराए, यहां पर बारिश हो गई, फिर ये वापस आए, नीचे वापस आए दक्षिण दिशा की ओर, लग रहा है कोरियोलिस बल, देखिए, फिर ये बाएं तरफ मुड़ गए। अब ये जाकर के देखिए आपके बिहार में, आपके राजस्थान में, इसके आपके बिहार में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके दिल्ली में, आपके हरियाणा में, आपके पंजाब में, आपके राजस्थान में वर्षा कराते जाते हैं ये, देखिए, है ना, ये कराते जा रहे हैं, देखिए कहाँ है, बस चीज समझ नहीं है, हमें समझ के थोड़ा लिंक करना है, चीज आसान हो जाती है। अब देखिए तो ये हमने आपको बता दिया, और यहाँ थोड़ा ये मिट रहा है, ये झक गया, थोड़ा मैं इसे मिटा दूं, है ना, पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए देखिए, पर्वतों के पवन विमुख ढाल उपचक्रत सूख रहते हैं, है ना। अब देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत की जलवायु को कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित कर रहे हैं। देखिए अक्षांश आप देखेंगे, अक्षांश देखेंगे कि कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, है ना, जो कर्क रेखा है वो भारत देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत देश को दो भागों में बांट देती है। तो कर्क वृत्त जो देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से प्रवेश करती है, और ये वहां से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर ये गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है ना। देखिए इसे मैं थोड़ा इसको यहां बता दे रहा हूं, एक मिनट, पूरा मिट गया। देखिए ये आपका भारत है और ये आपकी कर्क रेखा है ना, ये आपकी कर्क रेखा है, मान लेते हैं, और इसको सही बना देता हूं। ये आपकी कर्क रेखा है ना। तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में आप देखेंगे भारत का लगभग आधा भाग दक्षिणी दक्षिणी मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग को उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, है ना। क्यों? वो 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर पाया जा रहा है। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका ये दिल्ली है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये कैसा है? ये उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। क्यों होती है? कि ये है ना, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री, है ना, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये कैसा है? उपोष्णकटिबंधीय, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और जैसे कर्क रेखा के जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आपके भारत देश में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अक्षांश, है ना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भाई हमने भारत का भौतिक स्वरूप हमने पढ़ लिया है ना, हमने उसमें हिमालय पढ़ लिया है ना। हिमालय कितने तरह के हमने वो पढ़ लिया, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया हमने वो भी पढ़ लिया। तो हिमालय के उत्तर में और कौन क्या क्या है, जस्कर, है ना, ये कौन कौन श्रेणियां पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब वही बात इसमें हो रही है। देखिए पढ़ने का क्या फायदा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है ना कितनी है? लगभग 6000 मीटर है।
औसत ऊंचाई। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम लगभग कितनी 30 मीटर की ऊंचा है तटीय क्षेत्र। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप प्रवेश करने से रोकता है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं, यहां पर थोड़ा हल्का मैं थोड़ा मैप का सहारा दे देता हूं, हाथ वाला, तो आपको चीज थोड़ा समझने में आसान होगी। देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर है ना, और आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ क्या है, हिमालय है। अब आपके चीन से, मंगोलिया से या उससे ऊपर के जो देशों से ठंडी हवा जो आ रही है ना, ये हिमालय उनको रोक लेता है, ये आपके भारत में प्रवेश नहीं हो पाती। अगर ये हिमालय अगर ना हो तो क्या होगा, ठंडी हवाएं भारत में भी आएंगी। फिर आपके जो उत्तर प्रदेश में है ना, आपके जो बिहार में, आपके दिल्ली में, इनमें और ठंड पड़ेगी फिर। इसलिए भारत के हिमालयों को हम पहरेदार बोलते हैं। भारत की जो मानसूनी जो हवाएं उनको रोके रखता है, और जो चीन की है ना, चीन की तिब्बत की जो भी इनकी मंगोलिया की जो भी ठंडी हवाएं आती है ना, ठंडी हवाएं उनको रोके रखता है। बीच में क्या करता है, एक पहरेदार काम करता है, भारत के लिए सेफ्टी काम करता है ये हिमालय। तो आपको ये ऊंचाई वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो ठंड जो कम पड़ती है हमारे भारत में, इसी वजह से कम पड़ती है। अब देखिए वायु दाब एवं पवन देख लीजिए आप, क्या वायु दाब देखेंगे और पवन देखेंगे। देखिए भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। किससे होती है, जो भारत में जो भी जलवायु है, वो जलवायु तथा संबंधित जो भी मौसमी अवस्थाएं हैं, जो भी अवस्था है, इनसे संबंधित निम्नलिखित जो वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। देखिए क्या क्या होता है, देखिए वायु दाब एवं धरातली पवनें, वायु दाब एवं धरातल की पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण आप देखेंगे, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप देखेंगे। ये क्या है, ये वायु दाब पवनें हैं। ये आपकी वायु दाब एवं धरातली पवनें, जो आपकी वायु हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ चलती है ना, ये क्या है, वायु दाब है। और इसी से ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने से ये आपका धरातली पवनें बनती हैं। कहीं लोकल हवाएं होती हैं कहीं पर। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण आप देखेंगे, जैसे ये लगता है कोरिलस बल लगता है ना, बाकर चक्र बनता है। क्या है बाकर चक्र, आपने नाम सुना है, हम इसको किसी दिन आपको डिटेल से बताएंगे। लालिना, एलिनो, बाकर चक्र क्या होता है, हम इन सारी चीजों को बताएंगे आपको। ये क्या है, ये आपके ऊपरी वायु परिसंचरण है। ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप देखेंगे, जो चक्रवात बनते हैं आपको समुद्र में, है ना, बंगाली खाड़ी में चक्रवात बनते हैं, अरब सागर की खाड़ी में, अरब सागर में क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं, इन्हीं से बारिश होती है। तो ये क्या है, ये वायुदाब एवं पवन है। देखिए भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, भारत क्या है, भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ट्रेड विंड्स का नाम आपने सुना होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आती है ना, वो विषुवत वृत्त में जाकर इकट्ठी होती है। तो उस क्षेत्र में ये भारत आपका बसा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका क्या है, देखिए ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, और ये आपका जीरो अंश अच्छा से रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है। तो जो आपकी व्यापारिक पवन है, ये कहां से आ रही है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन आ रही है। देखिए उत्तर पूर्वी भाग से, देखिए आ रही है कि ना आ रही है, आकर कहां मिल रही है, आपके विषुवत रेखा पर ये मिल रही है, है ना। और यहीं पर आपका भारत है, यहां पर, है ना, ये आपका भारत है यहां पर। तो ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। कहां से, ये क्या है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, हाई प्रेशर वाला बेल्ट है ये, हाई प्रेशर, और ये आपका 0 डिग्री क्या है, लो प्रेशर। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब प्लेट से बन रही है ना।
तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती है, ये दक्षिण की ओर बहती है। कहां बनी? दक्षिण की ओर बह रही है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। मैं क्या कह रहा हूं, आपका जो भी ये कोरियोलिस बल है ना, ये किसी हवा की गति को ये चेंज कर देता है, किसी वस्तु की गति को चेंज कर देता है। अब वो बह रही है दक्षिणी दिशा में, भाई हमें जाना है कहाँ? सीधा जाना है, हम बढ़ जाते हैं दाहिनी ओर। क्यों? हम पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? कोरियोलिस बल लग रहा है, इसलिए हमारी जो जाने की दिशा है ना वो चेंज हो जाती है। तो वही बात उन्होंने कही है कि कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर ये बढ़ती है। जैसे इसमें दिखा गया, देखिए सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इन पवनों में नमी है ना, तो इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है ये एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखिए क्यों नहीं ऐसा। भाई ये पवनें स्थल रूप में बहती हैं, स्थल भागों में बहती हैं, लेकिन इस हिसाब से भारत में तो सूखा होना चाहिए, लेकिन सूखा है नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसी चीज को हम जानेंगे। देखिए अब देखिए कोरियोलिस बल होता क्या है, थोड़ा हम देख लें। उन्होंने बता दिया है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आवासीय बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, है ना, क्या है ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो ये दाहिनी ओर यूं से यूं करके ऐसे बढ़ जाएंगी, और तथा दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे आप देखिए बाईं ओर। बाई कहाँ हो गया? ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये है ना, विक्षिप्त हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम फेरल का नियम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवन की दिशा है वो दाहिनी तरफ, यानी घड़ी की सुई की दिशा में हो जाती है, कोरियोलिस बल, है ना, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ये आपके बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बता दी है। जलवायु वाला टॉपिक है, थोड़ा आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना। जलवायु है, इंपॉर्टेंट है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। भारत की जो वायुदाब है और पवन तंत्र कैसा? अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में आप देखेंगे हिमालय का जो उत्तर में उच्च दाब होता है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कहाँ ये यही बना लेते हैं, हमने ये बना लिया, ये आपकी विषुवत रेखा है, जीरो अंश, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई, है ना। और यहां आपका भारत देश, ये रहा भारत देश। तो अब ये कह रहे हैं, ये देखिए कि शीत ऋतु में, शीत ठंड में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। यहां पर क्या बोलता है? हाई प्रेशर हो रहा है यहां पर। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर, ठीक है। अब देखिए इस क्षेत्र की ठंडी ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागर क्षेत्र की ओर बहती हैं। अब यहाँ हाई प्रेशर हो रहा है ना। अब यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सूर्य इस यहाँ पर आ गया होगा, इस जगह आ गया होगा, यहाँ पर, यहाँ, तो इस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, तो सागर भाग है ये, तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। और भारत में देखेंगे उत्तरी भाग में यहाँ पर ठंड पड़ रही है, यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो यहाँ का तापमान कम है, तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। तो आपकी जो हवा है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो निम्न दाब वाले महासागर क्षेत्र की ऊपर ये बहती है, मतलब यहां से हवा यहाँ आएगी, यहाँ पर इसके ऊपर बहेगी, यहाँ करके, है ना, ये बह रही है हवा। तो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। गर्मी की ऋतु में, गर्मी का जब मौसम होगा तो आप देखिए ग्रीष्म ऋतु में आपकी आंतरिक एशिया में उत्तर पूर्वी भारत के, यानी उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो पता है वायु आपके हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ भागती है। और गर्मी के मौसम आप देखिए निम्न दाब उत्पन्न होगा, है ना। तो वहां पर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी, मतलब निम्न दाब की तरफ भागेगी। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब बल क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच जाती है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपके दक्षिण और पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवनें कोस्ट महासागर के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा ये कराती हैं। ये वजह है। देखिए आगे हम देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया, जैसे हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत है और हमारा सूर्य इस जगह चमक रहा है यहां पर, देख लीजिए। ये हमारी विषुवत रेखा है, यह हमारा क्या है? हिंद महासागर है। यहां लो प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है? लो प्रेशर। और यहाँ हाई प्रेशर। तो आपको पता हवा हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती है ना। ये बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। और उसमें एक बार मैं फिर एक बार दोबारा देख ले रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपका यह कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब? गर्मी के मौसम में। तब ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे आंतरिक एशिया में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब लो प्रेशर। ये नाम देखिए यहाँ, ये क्या हो गया? नॉर्थ, और ये ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का क्या हो गया आपका, है ना। तो ये उत्तर पूर्वी एशिया होगा, है ना। तो उत्तर पूर्वी एशिया में आपका ये पाया जा रहा है। देखिए तो उसमें आप देखेंगे, उसमें भारत के जो राज्य हो गया आपके, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, तो यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है यहाँ पर? अब ये सूर्य पहले यहाँ था, अब सूर्य आपके यहाँ चमक रहा है कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा और ये आपका यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। जब आपका हाई प्रेशर होगा तो आपकी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के माध्यम लो प्रेशर तक जाएगी। देखो जा रही है, नहीं जा रही। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ये मानसून जाएगा, मानसून साथ लेके जाएगी तो यहाँ पर वर्षा होगी। यहाँ पर वर्षा होकर के फिर क्या होगा? इस पर कोरिलेस पर भी लग रहा है, इस पर साथ साथ में। तो आपके ये जो आपके पंजाब में और आपके उत्तर प्रदेश में और ये राजस्थान में वर्षा होती है, इसकी हल्की फुल्की राजस्थान में होती है। तो यही बात उन्होंने इसमें कह दी है ना। तो हम आपको थोड़ा एक बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देखिए, है ना। ये किताबों में तो घुमाते रहते हैं इधर उधर, पर हमको घूमना नहीं है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर ध्यान देंगे। देखिए कि आपका ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब देखिए हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे ये है, ये हमारा ग्लोब है। क्या है? ये हमारा ग्लोब है। ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। और हमको पता है हमारी पृथ्वी का जो भी भूमध्य रेखा है और हमें हमारी जो कर्क रेखा है और हमारी जो मकर रेखा है, इसके बीच में सूर्य चमकता रहता है पूरे साल भर। साल में एक बार सूर्य सीधा पड़ता है यहाँ पर, वो आपके कर्क रेखा मकर रेखा बीच में रहता है। हम केवल कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं अभी, हम गोलार्थ ध्रुव की बात नहीं कर रहे अभी हम। अब देखिए हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत ये रहा, ये रहा हमारा भारत। अगर हमारा सूर्य मकर रेखा पर यहां आता है ना, इस रेखा पर आता है, यहां पर, यहां आता है, ध्यान ध्यान रखिए, यहां पर आता है, तो यहां का तापमान कैसा होगा? लो होगा, मतलब तापमान हाई होगा। इसका जो प्रेशर बनेगा ना, लो प्रेशर बनेगा। और यहां ठंड होगी, यहां तापमान हाई होगा,
यहाँ पर तापमान कम होगा मतलब मतलब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा, तो आपकी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश जिस जगह पड़ेगा वहां गर्मी अधिक होगी, तापमान अधिक होगा, वहां आपकी हवा ऊपर उठेगी। जब हवा ऊपर उठेगी तो विरल होगी, वहां पर जो प्रेशर बनेगा वो लो बनेगा। और जहाँ ठंड होगा मतलब जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा होगा वहां वायुदाब अधिक होगा, तापमान कम होगा, और वहां वायुदाब अधिक होने से मतलब हाई प्रेशर होने से आपकी वायु हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लो, बस यही इसी का खेल है इस पे, और कुछ नहीं है। जलवायु कैसे चेंज होती है, क्या सब इसी से होता है, मौसम कैसे बदलता है, सब इसी से बदलता है। दूसरी बात क्या है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और इस पर कोरियोलिस बल लगता है। मतलब अगर हमारी हवा उत्तर की तरफ जा रही है ना तो इसमें कोरियोलिस बल लगेगा, तो हमारी हवा उत्तर की तरफ न जा करके ये दाएं तरफ मुड़ जाएगी, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ भाग जाएगी। पृथ्वी हमारी घूम रही है, हवा हमारी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भाग रही है, दक्षिणी दिशा में, लेकिन जैसे पृथ्वी घूम रही है ना तो उसमें कोरियोलिस बल लगता है, तो इसकी जो हवा की जो गति है ना, दिशा, वो बाएं तरफ मोड़ देगा। भाई जाना कहीं, हम कहीं और पहुंच गए, वो सिस्टम है। तब देखिए जहां पर भी तापमान लो होगा, जहां पर भी तापमान कम होगा वहां प्रेशर हाई होगा, जहां तापमान अधिक होगा वहां प्रेशर कम होगा। ध्यान रखिए। तो जैसे अब हमारा सूर्य यहां चमक रहा है कर्क रेखा पर, इस पे मकर रेखा पर, तो यहाँ समुद्र भाग है, तापमान सीधा पड़ रहा है, यहाँ पे मानसून बनेंगे भाई, तापमान सीधा पड़ रहा है, अब ये पानी गर्म हो रहा है, ऊपर बाष्प बन रहा है ना, पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब हमारा ये तापमान यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आपके उत्तरी भारत में कैसा है, उत्तर पूर्वी भारत में सूर्य वहां पर चमक नहीं रहा सीधा, ठंड का मौसम है, तापमान हाई है, तो आपकी हवा हाई प्रेशर लो प्रेशर तरफ भागती है, चक्रवात बनेंगे। कोरियोलिस बल के कारण क्या देखेंगे, इनकी गति चेंज हो जाती है। और वही आप देख लीजिए, आपके अब इसका विपरीत आप देखिए, इसके विपरीत आप देखेंगे कि आपका ये जो उत्तरी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत, यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहां तापमान अधिक हो गया, अब यहां बन गया लो प्रेशर। ठीक इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ जो आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अब नहीं चमक रहा, मतलब चमक रहा है मतलब उतना क्षैतिज प्रकाश है, मतलब क्षैतिज है, सीधा नहीं पड़ रहा, तो यहाँ तापमान कम है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ की हवा लो प्रेशर की तरफ भागेंगी, लो प्रेशर की तरफ भागेंगी, तो इस वजह से यहाँ का जो मानसून जाएगा ना, यहाँ पर आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा कराएगा। बस ये कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए, इसलिए खामा परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता, सब कुछ सिंपल है इसमें। अब देखिए आगे हम देखते हैं ऋतुएं, क्या देखते हैं, ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषताएं एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। जो मानसूनी है ना, मानसूनी जलवायु की जो विशेषता क्या है, एक विशिष्ट मौसमी का प्रतिरूप है, और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। एक ऋतु से आप जब दूसरी ऋतु में जाएंगे तो उसकी मौसम में जो भी चेंजेस होगा ना, वो बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आपके जो तटवर्ती जो राज्य है ना, जो आपके प्रायद्वीपीय राज्य हैं, उनमें नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि भैया वो तो समुद्र के किनारे हैं, इसलिए। देखिए तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, तटीय क्षेत्र के तापमान है उनमें बहुत अधिक अंतर नहीं होता, भिन्नता नहीं होती। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, आप खुद अनुमान कीजिए, आपकी जो भी क्षेत्र है उनमें आप कितने तरह की ऋतुओं में अंतर पाते हैं, बताइए, आकलन कीजिए। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, 4 ऋतुएं, है ना। ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का यह काल होता है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। अब बात कर लेते हैं हम शीत ऋतु की, इसकी शीत ऋतु की। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्यम नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ये कब तक, फरवरी तक। आपके उत्तरी भारत में, आपको उत्तर प्रदेश आ गया,
आपका बिहार आ गया, आपकी दिल्ली भी आती है ना। तो ये आपके उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होगी और फरवरी तक यहाँ पर ठंड पड़ती है। और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं। दिसंबर का महीना और जनवरी के महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है ना। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान देखेंगे आप, तापमान आप देखेंगे, अब दक्षिण से जैसे आप उत्तरी की तरफ जाएंगे ना, उसके तापमान में अंतर घटता जाता है। क्यों? ठंड बढ़ती जाती है मतलब उत्तर भागों में। पूर्वी तटों पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी तट में चेन्नई का जो भी तट है वहां पर औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। इससे आप देखेंगे 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया ये आपकी चेन्नई है ना, ये आपके समुद्र के किनारे है, इस वजह से। और आपका ये आपका पंजाब, आपका ये हरियाणा, ये आपका दिल्ली कहाँ है? कहाँ है? इसके आसपास समुद्र है? नहीं है, आंतरिक भागों में ये, इसलिए यहाँ पर ठंड का तापमान इसमें देखिए कितना दिखाया गया, 10 डिग्री सेल्सियस लेके 15 डिग्री सेल्सियस। और आप वही देखिए ठंडी के मौसम में, देखिए आप चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया गया। क्या ये भौतिक स्थिति के अनुसार दिखाया गया। ये देखिए, दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के ऊपरी भाग, इस पर क्या होता है? हिमपात, है ना। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इस ऋतु में देश में क्या होता है कि उत्तर और पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, है ना। स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये आपका ये भारत देश है ना, आपका ये थोड़ा बड़ा बन जाता है, जगह इतनी है नहीं है। देखिए हम आपको बता दें, ये आपका ग्लोब और आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और आपका ये भारत है ना, ये रहा। अब देखिए आपकी जो भी उत्तर पूर्वी पवनें है ना, व्यापार पवनें ऐसे बह रही है, ये देखिए ऐसे यूं करके तो बहती आ रही है। अब ये पवनें यहाँ बहेंगी, यहाँ से जल ग्रहण करेंगी और यहाँ पर ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, यहाँ वर्षा हो जाएगी। तो वही उन्होंने बात आप कही है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में अब देखिए, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। क्यों होती है भैया? क्योंकि जो उच्च जो देश का उत्तरी भाग है ना, मतलब कमजोर, मतलब कम समय के लिए, है ना, कम समय के लिए एक उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है। और जब हाई प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है तो हवा आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी, है ना। तो वही बात उसने कही है कि उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है और उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? गंगा घाटी में बहती है। तो ये आपकी, ये भारत है ना, ये भारत है आपका, और ये आपकी गंगा नदी बह रही है ना। तो यहाँ से जो पवन है ना आपकी, ये हाई प्रेशर है यहाँ पर। अब यहाँ से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक भागेगी यहाँ पर। तो गंगा की घाटी है कि नहीं, हरी घाटी, तो इसी में ये आपकी हवा बहती है। ये बात उन्होंने कही है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवन शीतल एवं परिवर्तित होती है। ये आपको इन्होंने बात बता दी कि तापमान इसमें देखिए आसमान साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है, यहाँ पर पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती रहती हैं, है ना। अब देखिए शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। शीत मतलब ठंड के समय में, तो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में, है ना, उत्तरी मैदानों में, ठंड के मौसम में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम, देखिए ये रहा पश्चिम पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ये हो गया ना, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम,
पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है ना। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर, तो ये आपका भूमध्य सागर यहाँ होगा, यहाँ पर ये जो मैं आपको थोड़ा ग्लोब दिखाऊं, ये रहा, देखिए हाँ आपका भारत। हाँ मेडिटेरेनियन सी, हाँ ये रहा, ये आपका स्पेन हो गया है ना, आपका ये इटली हो गया, तुर्की हो गया, ये भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं। ये यहाँ पर यूरोप यूरोप के देश पड़ते हैं इसमें, यूरोप के देश और आपका अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है ये, है ना। तो वही बात उन्होंने कही है यहाँ पर, देखिए। तो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशिष्ट लक्षण है। यह है कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है ना। पश्चिम एशिया आपका ये रहा, ये आपका पश्चिम एशिया तो है आपका ये, हाँ ये उज्बेकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, है ना, ये क्या है, पश्चिम एशिया ये। आगे हम देखते हैं, देखिए। तो कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करती है। जो ठंड के समय में जब मौसम, ठंड का जब मौसम होता है ना, ठंड के मौसम में जब बारिश होती है उसकी बात हो रही है, प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, जो अभी दिसंबर महीने में हुई थी, है ना, जनवरी में के महीने में हुई थी बारिश अभी। तो कैसे ये कैसे बनती है, कैसे होती है, मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सारी चीज आपको एक एक A to Z बता दिया मैंने। आप इससे पहली क्लास करिए, सारी क्लास करिए, देखिए कैसी चीज समझ में नहीं आती आपकी। अब आपको हमें एक ही क्लास में सारी चीज बता दो, वही फिर तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो आप ही इससे बोल लेंगे सर इतनी लंबी लंबी क्लास लेते हैं। तथा पर्वतों पर हिमपात जैसे कि तथा देखिए पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महाबट कहा जाता है, जो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना उसे क्या बोलते हैं, महाबट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है। लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब गेहूं की फसलें, गेहूं जो फसलें जो होती है, गेहूं की फसलें, जौ की फसलें, इनके लिए वरदान का काम करती है, वरदान साबित होती है ये बारिश, है ना, शीतकालीन बारिश। तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत जो सॉरी ये प्रायद्वीपीय भाग, जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, क्या देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। देखिए सूर्य के उत्तर की ओर आवासीय गति के कारण, सूर्य जैसे उत्तर की ओर गति करता है तो भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मतलब कहने मतलब यह है जहां जहां सूर्य चमकेगा वहां पर तापमान अधिक होगा। कहने मतलब ये, मतलब मेन कॉन्सेप्ट सारा यही है, वही उन्होंने बात लिख दी है। देखिए कि सूर्य के उत्तर की ओर आवासीय गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जैसे सूर्य ऊपर खिसका, तापमान की पट्टी ऊपर खिसक गई। साथ साथ ही मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से लेकर मई तक भारत में गर्मी का मौसम होता है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखिए कितना, 38 तब मार्च के दक्कनी पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए उच्च तापमान। और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान देखिए कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। आप देख लीजिए आपके इसमें मध्य प्रदेश में और गुजरात में। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। जो जो उत्तर पश्चिम भाग के जो तापमान है ना, उत्तर पश्चिम भाग के भारत के, उसकी बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है ना। जो प्रायद्वीपीय भारत है
और जो वहाँ पर आसपास क्या है, समुद्र है, तो वहाँ समुद्र होने की वजह से यहाँ का तापमान कैसा होता है, कम होता है। तो वहाँ पर मतलब गर्मी सर्दी का जो भी असर होता है ना प्रायद्वीप भारत में, वो कम होता है, का मतलब ये है सीधी बात। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। देश के जो भी उत्तरी भाग है ना, तो देश के उत्तरी भाग में जो ग्रीष्म काल में जो तापमान है ना, तापमान में वृद्धि कैसी होती है, तापमान में वृद्धि होती है ग्रीष्म काल में उत्तरी भाग में। वायुदाब में कमी आता है। भाई जब तापमान में वृद्धि होगी तो वायुदाब में भी तो कमी होगी, होगी ना, होगी होगी। तो मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक, देखिए, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। तब वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक, एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र क्षेत्र उत्पन्न होता है। कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि वहां तापमान अधिक होता है, जहां तापमान अधिक होगा वहां दाब कम होगा, सीधी बात यह है। तो पवन का प्रसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। जब तापमान अधिक कम होगा ना, जब तापमान कम होगा तो वहां पवने, मतलब वहां पर क्या होता है, पवने की आती है उस तरफ, चक्रवात बनते हैं वहां पर। कभी आपने कभी देखा हो गर्मी के मौसम में बोलते हैं हाँ देखो वो आ गया, वो चक्रवात होते हैं। वो क्यों, वहाँ तापमान कम होता है, तो तापमान कम होता है वहां पर, तो जो बाहर की जो हाई प्रेशर की जो हवाएं होती है वो लो प्रेशर की तरफ आती हैं और चक्रवात बन के ऊपर की तरफ उठती है भाई। तो वही बात की है उन्होंने। तो पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू क्या है, लू जो आप लू बोलते हैं ना, लू चल रही है, वो गर्मी के मौसम का है वो। तो लू लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, इनमें धूल होती है, गर्म होती है और सूखी पवन होती है ना, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। कहाँ चलती है, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। आपको उत्तर प्रदेश में बहुत चलती है ये पवनें, उत्तर प्रदेश में बहुत चलती है ये लू। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। मतलब ये कभी कभी ऐसी हो सकती है, मतलब मनुष्य के लिए, मनुष्य को बीमार कर सकती है ये पवन, ये हवाएं, लू। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं और आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। धूल भरी जब आंधियां आती है ना मई के महीने में, तो हमें मतलब थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, आराम दे देते हैं, थोड़ा मौसम शांत हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा ये लाती हैं। और इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, होती कि नहीं होती, होती है। तो अनुभव किया हो और ना किया हो तो करना। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु के अंत में आप देखेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु खत्म होने वाली होती है, तो कर्नाटक एवं केरल में, जहाँ कर्नाटक है, जहाँ केरल है, वहां पर ये क्या होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। मानसून पूर्व वर्षा होती है ना। तो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। क्यों, गर्मी का मौसम अंत हो रहा है ना, मानसूनी से पूर्व वर्षा हो रही है ना। तो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण क्या होता है, आम जल्दी पक जाते हैं और इसीलिए इसे हम बोलते हैं आम्र वर्षा। यही कारण है। अब देखिए, अब आपका थोड़ा और बचा है ना, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा ये चैनल की जो वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, तो आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और इसे दोस्तों में शेयर कर दें, इस वीडियो को, है ना, लिंक है इसको शेयर कर दीजिए। तो फिर हम आपको यहाँ पर जो पांचवा जो ऋतु होती है हम वो भी बताएंगे ना लास्ट में।
अब देखिए वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, ये देखिए, देखिए जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे जून का महीना जैसे स्टार्ट होता है ना, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, मतलब उसमें लो प्रेशर बन जाता है उत्तरी मैदानों में। अब देखते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, आपके दिल्ली में जून के महीने में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है। जितना तापमान अधिक होगा उतना ही लो प्रेशर अधिक बनेगा, ये ध्यान रखना। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या करता है? ये आकर्षित करता है। ये दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें है ना, इसको आकर्षित करता है। और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। कहां होती है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं, और ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं, और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर, जो आपका उत्तर पूर्वी भाग है ना, उसको छोड़ करके ये मानसूनी पवनें देश के शेष भागों में लगभग 1 महीने में ये पहुंच जाती है। तो जो मानसून बनता है ना, मानसून वो ऐसी बनता है। बोलते हैं ना, अब की बार मानसून जल्दी आ गया है, या अब की बार मानसून 10 दिन लेट आया है, वो भैया यही यही वजह होती है। तो जून के बाद ही, जून मई जून है ना, इनके बाद ही मानसून आते हैं। तो आपके उत्तरी भारत में क्या होता है? तापमान अधिक होता है। तो आपके उत्तरी भारत में यहाँ पर क्या होता है? तापमान अधिक होता है, भाई सूर्य की रोशनी पड़ रही है यहाँ पर। और यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, यहाँ पर यहाँ तापमान कम होता है। हवा आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती है, और आपका कोरिलेशन लग रहा है इस पर। क्या होगा? मानसून आएंगे, है ना। तो मानसून आपके आपके भारत में यहाँ पर, यहाँ से प्रवेश करेंगे यहाँ पर। तो आपके जो दक्षिणी, जो आपके उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ करके शेष पूरे देश में, पूरे भारत में 1 महीने में ये मानसून पहुंच जाते हैं। और इनकी गति कितनी होती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये बात उन्होंने साफ साफ लिख दी है। इसमें क्या समझने की बात है बताइए? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं। तो ये उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ करके ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में ये पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है ना। जो भी दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून प्रवेश करता है, देखिए मैं आपको बता दूं, या मैं आपके माध्यम से थोड़ा बता दूं आपको। देखिए ये रहा आपका भारत, ये रहा आपका दक्षिण दिशा, ये रहा आपकी पश्चिम दिशा। तो मानसून आपका दक्षिण पश्चिम यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ जाएगा, यहाँ करके बारिश होगी, टकराया, वापस फिर से जाएगा यहाँ पर। क्यों? इसमें कोरियोलिस बल भी लग रहा है इस पर। मानसून की गति भी चेंज हो जाती है। आपके उत्तर प्रदेश, आपके आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें बारिश होती हुई अब आपकी राजस्थान तक जाती है, उसमें बारिश ऐसे होती जाती है। राजस्थान में वर्षा कम ही पहुंच पाती है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में, इसलिए वहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। ये बात है, इसमें कहाँ समझने की बात है बताइए? मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। जब पवन देखिए, अब जैसे यहाँ 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 क्या होगा? यहाँ मानसून बने, बारिश होती गई, यहाँ टकराए, यहाँ पे बारिश हुई, बस चले गए यहाँ पे वापस। मतलब यहाँ पर पवन की दिशा है, वहाँ बारिश होती जाती है। तो पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। मतलब ये दक्कन का पठार है, यहाँ पर बारिश यहाँ पे बारिश हो रही है ना। और आपके जो मध्य प्रदेश है, इसके कुछ भागों में वर्षा हो रही है, यहाँ पर भी, है ना, वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, तो इस मौसम की अगर देखेंगे, इस मौसम के अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। मौसम की अधिकतर वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भागों में होती है। मतलब जो आपका मेघालय वगैरह हो गया, असम हो गया, है ना, इन भागों में अधिक वर्षा होती है। तो खास देखिए, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिन राव विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है।
गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा की घाटी में जो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। वही कॉन्सेप्ट है, वही वाला जो हमने आपको बताया। कहाँ है? हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ उसको, है ना। देखिए, मानसून से संबंधित एक अन्य प्रघटना है। क्या है? वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, है ना। वर्षा में आप देखेंगे विराम लग जाता है ना कभी कभी। इसमें इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के होते हैं। और दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसूनी वर्षा एक समय में मतलब कुछ ही दिनों तक होती है। और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब कभी कभी इनमें वर्षा भी नहीं होती, कभी कभी वर्षा होती है, तेज गति से होती है। तो वही इसमें गैप बताया गया है ना, विराम बताया गया। तो मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसून की गति कैसी है उस पर संबंधित होते हैं। और विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अच्छा उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। विभिन्न कारणों से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर यह खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है ना, जब मानसून का गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। मानसून जब मैदान के ऊपर होते हैं ना, तब देखिए वर्षा अच्छी होती है। और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप जा चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। तो पहुंचेगा हिमालय के पास, है ना, तो हिमालय के आसपास क्षेत्रों में वर्षा कराएगा। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आ जाती हैं। भाई पहले ये मैदान के भागों में वर्षा करा रहा था, लेकिन अब ये जलग्रत मानसून अब उत्तरी मतलब अब हिमालय के पास पहुंच गया और वहां टकराएगा और बारिश होगी। तो वहां पर जब नदियां में बाढ़ आएगी तो आपके जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उनमें बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। और उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र भी आपकी मानसून की जो आवृत्ति वर्षा की मात्रा इसको भी प्रभावित करता है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनता कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी, है ना। ये रही बंगाल की खाड़ी, देखिए ये आपका भारत है और ये आपकी बंगाली खाड़ी है। तो आपकी बंगाली खाड़ी में क्षेत्र बनता है निम्न दाब वाला, है ना। तो निम्न दाब का क्षेत्र बंगाली खाड़ी के ऊपर बनता है और तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार करता जाता है। और यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। इसको कैसे? मानसून की अनिश्चितता के लिए जाना जाता है ये। और शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है ना। तो इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को भी अव्यवस्थित कर देता है। ये जो बंगाल खाड़ी से जो मानसून बनता है उसकी बात कर रही है ना। तो अब हम देख लेते हैं मानसून की वापसी, है ना, और फिर हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, क्लास थोड़ी आपकी कॉन्सेप्ट बेस की हो रही है, समझने वाली क्लास है। हम आपको समझा भी रहे हैं और समझाने के लिए आपको जो भी हमें चीज़ बतानी पड़ रही है, बाहर से बतानी पड़ रही है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल ही आप हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, खूब कर दें। ये क्लास आपकी 1.5 घंटे की जो बन रही होगी ना, फिर ये 3 घंटे 4 घंटे में जाएगी। फिर आप इसको देख मतलब फिर आपको ये बोरियत लगेगी, है ना, बोरियत लगेगी। तो आप इस सही से कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आपसे ये हमारी एक, चाहे रिक्वेस्ट मानिए चाहे कुछ भी मानिए, हमारी जो भी पीछे जो क्लासेस पड़ी हुई हैं, मतलब आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। तो उसमें हर चीज़ को ऐसे डिटेल में बताया गया है। तो आपको जो कभी कभी चीज़ रटनी पड़ती है वो रटने नहीं पड़ेंगी, है ना। देखिए, मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आवासीय गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र क्या होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर के दौरान, जैसे आपका महीना अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, उस समय दक्षिण की तरफ सूर्य की आवासीय गति के कारण, मतलब दक्षिण की तरफ क्या होगा, सूर्य की गति होगी, सूर्य खिसकेगा, है ना। तो उसकी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र आप देखेंगे
गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, मतलब जो उत्तरी मैदान की तरफ क्या होगा, निम्न दाब कमजोर पड़ जाएगा और धीरे धीरे ये उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। जहां पर पहले निम्न दाब बनता था ना उत्तरी उत्तरी भारत में, अब क्या हो रहा है, अब जैसे सूर्य आपके जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, वैसे ही आपका जहां उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, अब वहां पर वायु दाब हाई बन रहा है, मतलब हाई प्रेशर बन रहा है वहां पर। ये बात उन्होंने कही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं, है ना, तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती है। जैसे ही आपका अक्टूबर के स्टार्टिंग होगी ना, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में क्या होगा, जो जो भी आपकी मानसून है ना, मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जैसे जाता है ना, तो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है ना। गर्म वर्षा ऋतु से आप देखेंगे तो वो गर्म वर्षा ऋतु से लेकर के शीत ऋतु में परिवर्तन का काल हो जाता है, मतलब वो गर्मी गर्म जो वर्षा ऋतु थी अब शीत ऋतु वर्षा में पहुंच जाएगी, मतलब चेंजेस हो जाएगी, उन्होंने ये कहा है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं अक्टूबर के महीने में गर्मी पड़ती है ना, नहीं पड़ती, वही बात कहा है। मानसून मानसून की वापसी जब होती है उस समय आसमान कैसा होता है, साफ होता है और तापमान वृद्धि होती है और दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है अक्टूबर नवंबर में। स्तर अभी भी आर्द्र होता है, स्तर कैसा होता है, अभी भी आर्द्र होता है, नमीयुक्त होता है और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसके कारण उच्च तापमान है, आर्द्रता वाली अवस्था है, तभी तो आपको देखना अक्टूबर के महीने में कैसे गर्मी में पसीना आता है, गर्मी लगती है पसीना भी आता है, वही वजह है कि उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम कैसा होता है, असह्य हो जाता है, मतलब थोड़ा वैसा लगता है, मतलब सहनशीलता वाला थोड़ा महसूस नहीं होता, असह्य महसूस होता, मतलब थोड़ा लगता है गर्मी लग रही है, मतलब थोड़ा जरूरत है हमें हवा करने की, पंखा चलाने की, एसी चलाने की। तो वो बात कही यहाँ पर, इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उमस होती है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में आप देखेंगे विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। जैसे अक्टूबर का महीना खत्म हुआ, जैसे नवंबर लगा, तो नवंबर में आप देखेंगे कि उसका आपका जो उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत, वहां का तापमान गिरने लगता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था, बंगाल की निम्न दाब वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है आपके नवंबर के प्रारंभ में। और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में यहाँ पर अब देखेंगे भारत के ऊपर निम्न दाब वाली यानी लो प्रेशर वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है और बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरण हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। किससे? चक्रवाती निम्न दाब से, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तटों को पार करते, जिनके कारण यह व्यापक एवं भारी वर्षा होती है ना। कैसी होती है? व्यापक और भारी वर्षा होती है, जिनके कारण अब देखेंगे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्राय विनाशकारी होते हैं। ये बंगाल की खाड़ी जो भी उष्ण चक्रवात बनते हैं ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों को सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं और जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। जैसे क्या होता है, बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होगी। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। उड़ीसा आप देखेंगे, है ना, उड़ीसा में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में देखेंगे, ये बांग्लादेश के कुछ जो तटीय क्षेत्र है वहां पर ये बारिश हो जाती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाब से होती है। अब जो कोरोमंडल देख रहे हैं, कोरोमंडल कहां पर है बताया था हमने, है ना, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, तो वैसी उसी कोरोमंडल की बात हो रही है। तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात तथा अवदाबों से होती है ना। जैसे ये आपका भारत, ये रहा, देखिए, ये आपका उत्तरी सरकार रहा ये, और ये आपका कोरोमंडल तट रहा। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ना, यहाँ पर इसी वजह से होती है। देखिए, अब देखेंगे वर्षा का वितरण। क्या? वर्षा का वितरण देखिए, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में, जो पश्चिमी तट है उसके भाग एवं उत्तर पूर्वी
देखिए पश्चिम तट ये रहा भारत, और ये रहा पश्चिमी तट, और उत्तरी पूर्वी भाग ये रहे, है ना, उत्तरी पूर्वी भाग। तो पश्चिमी तट के भागों में उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इन पश्चिमी तटों में यहाँ पर, और उत्तरी पूर्वी भाग जो मतलब आपके आपका मेघालय हो गया, है ना, आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें क्या होती है, ये वर्षा 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे ना, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर, यहाँ क्या है, यहाँ पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर। तो पश्चिमी राजस्थान आप देखेंगे, देखिए हम आपको बता दें, थोड़ा और बचा है आपका चैप्टर, है ना। है ना, एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्यों, वहाँ वर्षा कम होती चली जाती है, इस वजह से पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं ये। तो दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है बताइए। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है ना, जम्मू कश्मीर का जो लेह इलाका है ना, वहां पर भी वर्षा कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, लेकिन देश के अन्य जो भी क्षेत्र हैं इनमें वर्षा कैसे रहती है, मीडियम रहती है, मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। तो हिमपात जो होता है, जहां बर्फ की वर्षा होती है, वो आपके हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। किसकी वजह से, मानसून की वजह से। एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो भी वर्षा में जो अंतर पाया जाता है, किस वजह से, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप। इसमें एक वर्ष की वर्षा दूसरे वर्ष की वर्षा में अंतर पाया जाता है, इस वजह से। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के भ्रष्ट छाये प्रदेशों में अधिक पाई जाती है ना। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आ जाती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। ये उन्होंने बात बता दी। मानसून एकता का प्रचार देखेंगे, है ना। देखिए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। आपका हिमालय क्या करता है, आपका हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, तिब्बत चाइना से, मंगोलिया से, उन हवाओं को रोकता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत आप देखेंगे, इसके उपरांत आप देखेंगे, इसके अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत, है ना, आगे आप देखेंगे उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, उत्तरी भारत में। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, है ना। ये देखिए, एक बात को उन्होंने कितनी बार रिपीट कर दी है ना इस किताब में। परंतु फिर भी धरातलीय, देखिए सॉरी, परंतु फिर भी भारतीय, है ना, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। क्या करती है, एक लय प्रदान करती है। देखिए, वर्षा की अनिश्चितताएं, वर्षा कोई निश्चित मात्रा में तो होती नहीं है, इनकी अनिश्चितताएं वर्षा की तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, एक मानसून का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके त्योहार उत्सव और सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। जो आप त्योहार वगैरह देखते हैं ना, है ना, आपके मानव का जीवन, त्योहार उत्सव, तो ये सभी मानसूनी लय के चारों घूम रहे हैं। मतलब ये मानसूनी जो भी बारिश वगैरह होती है ना, मानसून के अनुसार ही डिपेंड करते हैं सारी चीजें। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिवर्ष ये देखते हैं मानसून कब आने वाले हैं, मानसून कब आने वाले हैं, है ना। तो कभी कभी तो मानसून लेट आते हैं, कभी कभी मानसून जल्दी आ जाते हैं, है ना। तो ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान
कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। जब भी मानसून आते हैं, वर्षा होती है, उनसे जल प्राप्त होता है, उनसे हम कृषि करते हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। एक नदी नदी घाटियां जो इन जलों का सम्मान करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। और इससे हम पहले हम आपको और बता दें कि हमारे इसमें थोड़े मैप बचे हुए ना, थोड़ा मैप देख लेते हैं ना। अगर आप बोलोगे कि सर ने मैप नहीं बताए, आपको हम बता दें मैप। देखिए, जो आपके बिल्कुल नीले क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो आप देखिए, आपके भारत के जो पूर्वी राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य, ये है देखिए, ये आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें वर्षा अधिक होती है। आपके ये तटीय क्षेत्र हो गया ना, अरब सागर वाला तटीय क्षेत्र। अब देखिए, ये हल्के थोड़े नीले हल्के से, ये वाला, इनमें वर्षा 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर के बीच होती है ना। ये भी आपके पूर्वी राज्य हैं। और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा देखिए, जो नीले नीले दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े क्षेत्र में, यहाँ से वर्षा आपके 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होती है यहाँ पर। और कुछ भाग आपके उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है इसमें, है ना, बिहार का आता है। और इसके अलावा जो आपको ये बेल्ट दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और फिर इसके अलावा और भी है, इनमें तो वर्षा कम होती रहती है ना। ये आपके मानसून प्रवेश की बता दिया है ना। मानसून देखिए, ये 1 नवंबर को, उसमें यहाँ से ये 15 नवंबर, ये हैदराबाद भुवनेश्वर है ना, ये क्या है, ये मानसून का प्रवेश है 15 अक्टूबर को यहाँ से, है ना, ये यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा और क्या है इसमें देखेंगे। ये क्या है, ये मानसून का आगमन है। ये क्या है, मानसून का आगमन है। देखिए 5 जून को मानसून, देखिए आप देख रहे हैं, है ना, ये 1 जून को मानसून, ये यहाँ से यहाँ यहाँ पर देखिए, ये मानसून का आगमन दिखाया गया है ना। तो एक बार आप इनको देख लेंगे अच्छे से, है ना। और आज की क्लास अब हम इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, है ना। और जो भी आपके जो डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और आपसे एक बार फिर है, हम आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, क्योंकि आप हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी बच्चे नए हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और इसकी जो वीडियो का लिंक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में डालिए, फेसबुक पे डालिए। तो जो आज का जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट है और लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।